ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आज हम करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभिक्रिया मध्यवर्ती। ठीक है। और अभिक्रिया मध्यवर्ती जो हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर, और वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो फर्स्ट ईयर सिलेबस में वो कौन कौन से हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती की बात करें तो पहला आपका जो है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। दूसरा होता है कार्ब धनायन। तीसरा आपका होता है कार्ब ऋणायन। चौथा होता है आपका नाइट्रीन। पांचवा आप पढ़ते हैं कार्बीन। और छठा आप पढ़ते हैं बेंजोइन। तो ये आपके टोटल 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, जिनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट पूछता है, कोई भी 2-3 उठा के डाल देता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम फ्री रेडिकल को ही ले लेते हैं। पहले नंबर का जो है हमारा पहला मध्यवर्ती है हमारा मुक्त मूलक। ठीक है। मुक्त मूलक के अंदर चलिए, ठीक है। अब देखो, मुक्त मूलक जो है इसको हमने पढ़ लिया है कि मुक्त मूलक कैसे बनता है। मुक्त मूलक समांश विखंडन से बनता है, समांश बंद विखंडन से। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि मुक्त मूलक का निर्माण ऑलवेज बंद के समांश बंद विखंडन से होता है, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज जो हम कर चुके हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बंद का जो है वो दोनों समान ऋण विद्युतीय परमाणुओं पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। अब देखो, मुक्त मूलक जो है, इस मुक्त मूलक की बात करें तो समांश बंद विखंडन से बन रहा है ये। दूसरा हम कहें कि ये जो मुक्त मूलक बनता है, जैसे हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेते हैं HH, इससे क्या हुआ, 2H फ्री रेडिकल बन गए, ये मुक्त मूलक बन गए। तो समांश बंद विखंडन से मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इस तरह से एक एक जो ये बंद का इलेक्ट्रॉन है दोनों हाइड्रोजन्स पे चला जाता है। ठीक है। अब ये जो मुक्त मूलक है ये कैसा होता है। अब देखो, मुक्त मूलक क्या है, हाईली रिएक्टिव होगा, ये अत्यधिक क्रियाशील। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि ये पेयर हो सके। ठीक है। तो अत्यधिक क्रियाशील होगा ये, तो इसका स्थायित्व न्यूनतम होगा। क्या हो जाएगा, स्थायित्व जो है वो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, स्थायित्व न्यूनतम हो जाएगा। अब देखो, इसका स्थायित्व न्यूनतम है, तो देखो अगर हम बात करें कि ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो हम कहेंगे ये जो है इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। ठीक है। और हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन न्यून है तो हम कह सकते हैं ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। हम पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून ही होगी। जब ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है, बिहेव करेगा, तो हम कह सकते हैं लुईस एसिड को हम क्या कह सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी हो गई मुक्त मूलक की कि क्या है ये, किस तरह से बिहेव करेगा। ये हाईली रिएक्टिव नेचर शो करेगा, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस। और जब ये लुईस एसिड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो मुक्त मूलक है, क्या है, मुक्त मूलक, इसका जो स्थायित्व है, स्थायित्व की बात करें तो मुक्त मूलक का जो स्थायित्व है वो किससे बढ़ता है, किससे घटता है। तो देखो, मुक्त मूलक के स्थायित्व को आप हाइपर कॉन्जुगेशन से समझ सकते हो, यानी अति संयुग्मन से। किससे समझ सकते हैं, अति संयुग्मन से। कैसे, देखो अति संयुग्मन क्या है, अति संयुग्मन का मतलब है जितनी ज़्यादा इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं बनती हैं किसी मुक्त मूलक की, या कैटायन की या एनायन की, वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, स्थायित्व प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखो, अति संयुग्मन से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि जितना ज़्यादा अति संयुग्मन पाया जाएगा मुक्त मूलक में, वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा अति संयुग्मन जो है वो 3 डिग्री मुक्त मूलक में पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर 3 एल्किल समूह उपस्थित होते हैं। यानी यहाँ पर अति संयुग्मन में जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त मूलक है, ये अति संयुग्मित होता है, ठीक है। तो जिसमें जितने ज़्यादा एल्किल समूह होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा। क्यों, क्योंकि अधिक एल्किल समूह होने से अति संयुग्मन अधिक पाया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 मुक्त मूलक, CH3 का होल ट्वाइस CH मुक्त मूलक, या इसको मैं ये करता हूँ CH3 CH2 मुक्त मूलक, CH3 का होल ट्वाइस CH मुक्त मूलक और CH3 का होल थ्राइस C मुक्त मूलक, ठीक है। तो ये देखो मैथिल मुक्त मूलक हो गया, क्या हो गया, मैथिल मुक्त मूलक हो गया। ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 3 डिग्री मुक्त मूलक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैथिल मुक्त मूलक, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब ये कहो कि कैसे बना मैथिल मुक्त मूलक, तो आप सिंपल सा ये समझ सकते हो। देखो इधर बना देता हूँ मैं, ये हमारा होता है CH4, ठीक है। अब CH4 में से क्या हुआ, ये जो है ये वाला बॉन्ड, ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, क्योंकि कार्बन से चारों क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये क्या है, समांश विखंडित होगा और इस तरह से मुक्त मूलक बना देगा, CH3 मुक्त मूलक प्लस H मुक्त मूलक, H न्यू, ठीक है। यानी कि जो C और H के बीच का बॉन्ड है वो सभी क्या है, CH बॉन्ड है। तो ये क्या है, इस तरह से मैथिल मुक्त मूलक का निर्माण कर देगा और मैथिल मुक्त मूलक से एक मैथिल बन गया, एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ स्थायित्व की बात करें तो अति संयुग्मन सबसे ज़्यादा उसमें होगा जिसमें ज़्यादा एल्किल समूह है। क्या है, अधिक एल्किल समूह है। तो देखो यहाँ पर तो क्या है, मैथिल है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, तृतीयक मुक्त मूलक होगा। कौन सा होगा, तृतीयक मुक्त मूलक। तो ये क्या हो गया, आपका स्थायित्व का क्रम हो गया, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का बढ़ता क्रम हो गया। यानी मैथिल से ज़्यादा 1 डिग्री होगा
स्थाई, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा। ठीक है, ये सब हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, अति संयुग्मित संरचनाएं इसके अंदर ज़्यादा बन रही हैं, या अति संयुग्मन ज़्यादा मिल रहा है इसमें, इसलिए ये ज़्यादा स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। अगर हम मैथिल मुक्त मूलक या एल्किल मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना की बात करें, क्या करें, कक्षीय संरचना। ठीक, तो देखो कक्षीय संरचना की बात करें तो कैसी बनेगी वो भी देख लेते हैं। देखो अगर मैथिल मुक्त मूलक की बात करें तो कुछ ऐसी संरचना बनेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, ये मैथिल मुक्त मूलक हो गया, जिसके एक ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो इसकी कक्षीय संरचना है, इसमें कह दिया जाए कि जो कार्बन है इसका संकरण क्या होगा, तो देखो संकरण की बात करें तो क्या संकरण होगा इसका मैथिल मुक्त मूलक का, हमने सीख रखा है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो ये मैथिल मुक्त मूलक है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको कहीं काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 3 + 0 = 3, और इसका 3 का मतलब क्या होता है, sp2 संकरण। क्या होगा, sp2 संकरण। तो ये जो मैथिल मुक्त मूलक है इसकी ये कक्षीय संरचना होगी, और इसके अंदर जो कार्बन है मैथिल मुक्त मूलक में वो sp2 संकृत अवस्था को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, sp2 संकृत अवस्था को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखो ये कक्षीय संरचना हो गई। कक्षीय संरचना के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्थायित्व क्रम पूछे तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जो अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल होते हैं, क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड असंतृप्त मुक्त मूलक होते हैं, वो भी क्या है, किसके, संयुग्मन के कारण, कॉन्जुगेशन के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एलिल समूह ले लेता हूँ, CH2 CH डुअल बॉन्ड CH2, ये एलिलिक मुक्त मूलक है, एलिल समूह है, डुअल बॉन्ड के साथ क्या है, CH2 जुड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इधर की तरफ कोई दूसरा आएगा। ठीक है, तो देखो ये एलिल मुक्त मूलक है, एलिल मुक्त मूलक। अब देखो ये एलिल मुक्त मूलक कॉन्जुगेशन के कारण यानी संयुग्मन के कारण क्या कर लेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। यानी कैसे करेगा, देखो ये समान से विखंडित होगा, पाई बॉन्ड जो है इसके बीच का, और ये क्या बनाएगा, देखो CH2 डुअल बॉन्ड CH, ये देखो ये मुक्त मूलक और इसका मुक्त मूलक यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, डुअल बॉन्ड हो गया, इधर की तरफ आ जाएगा मुक्त मूलक। तो ये इसने क्या की, अनुनादी संरचना बना ली, यानी संयुग्मन, कॉन्जुगेशन अल्टरनेट हो रहा है यहाँ पर, मुक्त मूलक सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ डबल सिंगल मुक्त मूलक। तो ये क्या है, संरचनाएं बना लेता है, अनुनादी संरचनाएं। तो एलिल मुक्त मूलक क्या है, एक असंतृप्त मुक्त मूलक है। कैसा है, असंतृप्त मुक्त मूलक। तो ये क्या होगा, ये भी स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो आपके जो अति संयुग्मन जो है उसके कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड मुक्त मूलक अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। यानी आपको ऐसा दे दिया जाए जिसमें अति संयुग्मन है और एक में क्या है, अनुनाद है, यानी संयुग्मन है, कॉन्जुगेशन के कारण स्थायित्व प्राप्त किया जा रहा है, तो कॉन्जुगेशन के कारण प्राप्त स्थायित्व ज़्यादा महत्व रखता है अति संयुग्मन की तुलना में। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि
एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, यानी वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अनुनादी संरचनाएं अधिक प्राप्त होने के कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। अदरवाइज नॉर्मली जो अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल हैं और जो एरोमेटिक फ्री रेडिकल हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अनुनाद के कारण वो स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये बेंजीलिक मुक्त मूलक है। कौन सा है, बेंजीलिक। ये बेंजीलिक मुक्त मूलक अनुनाद के द्वारा क्या है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बेंजीलिक मुक्त मूलक में फेनिल समूहों की संख्या जितनी बढ़ेगी, क्या होगा, फेनिल समूहों की संख्या जितनी बढ़ेगी स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, एक फेनिल समूह है, दूसरा मैं ये लिख देता हूँ C6H5 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, तो 2 फेनिल हो गए इसके अंदर, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ C6H5 का होल थ्राइस C फ्री रेडिकल, तो 3। अगर आपसे कहा जाए कि इन तीनों में स्थायित्व का क्रम बताइए, क्या कीजिए, स्थायित्व का क्रम बताइए, तो हमें ध्यान रखना है जिसमें ज़्यादा फेनिल समूह हैं उसकी उतनी ही ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, तो उतना ही अधिक क्या करेगा, स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका, उसके बाद इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर स्थायित्व का क्रम पूछता है और आपको अनसैचुरेटेड दे देता है, बेंजीलिक मुक्त मूलक दे देता है यानी एरोमेटिक जो होते हैं, तो जिसमें ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी वो क्या है, मोर स्टेबिलिटी शो करेगा, अधिक स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो है, इसकी अगर अनुनादी संरचनाएं की बात करें तो देखो इसकी अनुनादी संरचना, ये जो मुक्त मूलक है ये अनुनाद के कारण स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 डुअल बॉन्ड, यहाँ पर ये रिंग, यहाँ आ गया मुक्त मूलक, ये आ गई दूसरी संरचना। अगली में क्या होगा, ये टूट जाएगा, तो अपने पास क्या संरचना बनेगी, मुक्त मूलक यहाँ आ जाएगा, CH2। आगे चलें तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा और मुक्त मूलक यहाँ पर आ जाएगा, CH2, ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे तो फिर से हमारी ये संरचना आ जाएगी, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये फिर से वापस और मुक्त मूलक फिर से अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेंजीलिक मुक्त मूलक जो है वो अनुनादी संरचनाओं के कारण स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। क्लियर है, ठीक। अब देखो अंत में जो फ्री रेडिकल है, जो मुक्त मूलक है, अभिक्रिया मध्यवर्ती, इनका क्या है, सबका मैं स्थायित्व का ऑर्डर लिख देता हूँ। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलिलिक मुक्त मूलक और बेंजीलिक मुक्त मूलक के अंदर जो स्थायित्व क्रम है वो क्या होगा। चलो ये देख लेते हैं।
ये मैथिल मुक्त मूलक। उसके बाद 1 डिग्री CH3CH2, 1 डिग्री मुक्त मूलक। उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CH 2 डिग्री। उसके बाद CH3 का होल थ्राइस C 3 डिग्री। ये आपका मैथिल हो गया। इसके बाद मैं लिख देता हूँ एलिलिक। ये एलिलिक मुक्त मूलक है या एलिल कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर बेंजीलिक C6H5CH2। और मैंने आपको बताया था अगर फेनिल समूह बढ़ रहे हैं C6H5 का होल ट्वाइस CH और C6H5 का होल थ्राइस C। ठीक है। अगर आपको इस तरह से ऑर्डर दिया जाए, यानी कि ये आपको दे दिए मैथिल, एक आपको एलिल दे दिया और ये बेंजीलिक दे दिया। ठीक है। ये दोनों क्रियाशील होते हैं लेकिन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं और इनसे अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे कम स्थायी होगा मैथिल मुक्त मूलक, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई संयुग अति संयुग्मन नहीं है। उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और 3 डिग्री से ज़्यादा स्थायी होगा एलिल मुक्त मूलक, असंतृप्त वाला। कौन सा है ये? असंतृप्त। ठीक है। असंतृप्त कैटेगरी का होगा 3 डिग्री के बाद, क्योंकि इसमें संयुग्मन मिल रहा है और संयुग्मन का महत्व ज़्यादा है अति संयुग्मन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है। उसके बाद फेनिल, तो यहाँ पर ये क्या है, फेनिल मुक्त मूलक। जैसे ही फेनिल समूह बढ़ेंगे स्थायित्व तो बढ़ जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा होगा, ये इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा ट्राइफेनिल मुक्त मूलक का। ट्राइफेनिल जो मुक्त मूलक है बेंजीलिक ग्रुप के अंदर 3 C6H5 ग्रुप जिसमें। ठीक है। तो ये आपका स्थायित्व का क्रम हो गया। कैसा हो गया? स्थायित्व का बढ़ता क्रम, स्थायित्व का बढ़ता क्रम। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी रामायण थी, हिस्ट्री थी इसकी फ्री रेडिकल मुक्त मूलक की। किसकी? मुक्त मूलक। ये इसकी पूरी रामायण थी। कौन किससे ज़्यादा स्थायी होगा? मैथिल मुक्त मूलक। कक्षीय संरचना क्या होगी? संकरण कौन सा होगा? इसके गुणधर्म या लक्षण क्या क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह व्यवहार करता है, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है, अधिक क्रियाशील होता है, न्यूनतम स्थायी होता है, और sp2 संकरण प्रदर्शित करता है। और sp2 संकरण तो होगा तो ज्योमेट्री जो है कैसी होगी? समतल त्रिकोणीय होगी। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फ्री रेडिकल जो है फिनिश होता है।